सबके बीच सभी पार्टियों ने बागी और भीतरघात का भी डर सताने लगा है। सभी 7 सीटों का चुनावी गणित क्या है, बागी और भीतरघातियों के हालात क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की जंग, बागी और भीतरघात से डर, कहीं बिगड़ न जाए सियासी समीकरण। मैनेजमेंट में जुटे सियासी दिग्गज। जी हां, उपचुनाव के सियासी मैदान में बागी और भीतरघात का डर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी के आला नेताओं को भी सता रहा है, क्योंकि कई सीटों पर टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी है। अब सभी दलों को अपनी सीट बचाने की चिंता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कहीं भीतरघात तो कहीं बागियों ने इन दलों को चुनौती दे रखी है। यहां इस मामले में कांग्रेस को अपनी पुरानी सीटें खोने का ज्यादा डर है। ऐसे में उन्हें सीट भी बचानी है और गठबंधन टूटने के बाद अपने हालात को लेकर प्रदेश की जनता के सामने एक मैसेज भी देना है कि हम बिना गठबंधन के भी मजबूत हैं। कारण से तो खराब हो रही थी वहाँ कांग्रेस। अच्छा न चलेगे तो हमने तो पहले ही गया हुआ मान लिया था। जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनकी जनता में पकड़ नहीं है, उन लोगों को हमने तवज्जो नहीं दी, तो वो कहीं भी जाएं हमें क्या फर्क पड़ने वाला, आप बताइए। जो गया है उसका नाम आपको पता हो, और कभी आपने जिंदगी में कांग्रेस की 15 साल 20 साल में उसको कभी कांग्रेस के कार्यक्रम में आप में से किसी मीडिया ने देखा हो, कहीं अखबार में किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नाम आया हो तो बता दो। वो घर बैठे बैठे ही दुकान चला रहे थे, उनकी दुकानें बंद कर दी हमने, तो वो चले गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कार्यकर्ता हमारे। वहीं भाजपा को मैसेज देना है कि प्रदेश की सत्ता से इन 10 महीने के शासन में जनता खुश है और उनके काम जनता को पसंद आ रहे हैं। हमारी तैयारी कोई अचानक नहीं हुई है। हमारी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, हमारे मंडल और इस स्तर पर हमारा संगठन सुदृढ़ है। सब दृष्टि से हम मजबूत हैं। तो हम उस आधार पर, और फिर राजस्थान और केंद्र सरकार के जो बजट है, उनकी जो घोषणाएं है, जो हमने विकास की है, वो आधार हमारा रहेगा। जनता के बीच में जाकर के हमने ये सब जनता को बताया है और जनता समझती है, सब देखती है। कांग्रेस ने जो पहले जो भ्रम पैदा किए थे, वो भ्रम का निवारण भी हो गया है, इसलिए जनता अब हमारे साथ है। अब आपको बताते हैं किन सीटों पर किसे और क्यों डर सता रहा है। सबसे पहले बात करेंगे झुंझुनू सीट की। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा ने राजेंद्र भांबू को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने ओला परिवार के वारिस अमित ओला को टिकट दिया है। झुंझुनू की सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने चुनावी मैदान में उतर कांग्रेस में खलबली मचा दी। मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है और राजेंद्र गुढ़ा इस बार मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। अगर राजेंद्र गुढ़ा मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो भाजपा यहां कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सकती है। तो वहीं दौसा में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। दौसा विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के विश्वास पात्र दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। दौसा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन दीनदयाल बैरवा को प्रत्याशी बनाने से कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं ने प्रचार से दूरी बना रखी है। ऐसे में दीनदयाल बैरवा को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानने लगी है। उधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भाजपा ने कारीलाल ननोमा को चुनावी मैदान में उतारा और बीएपी ने अनिल कुमार कटारा को प्रत्याशी बनाया। उधर कांग्रेस ने महेश रोत को टिकट देकर 84 के चुनाव को रोमांचक बना दिया। 84 में बीएपी का दबदबा माना जा रहा है, लेकिन महेश रोत भी आदिवासी है। वे बीएपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल का एक छत्र राज रहा है। कभी बेनीवाल के साथी रहे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो बेनीवाल के लिए चुनौती बन गए हैं। कांग्रेस की महिला प्रत्याशी के सामने हनुमान बेनीवाल ने
अपने भाई के बजाय पत्नी कनिका को चुनावी मैदान में उतारा। ये सीट कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में यहाँ निर्दलीय को मिले थोड़े वोट भी खेल इधर उधर कर सकते हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जुबेर खान के बेटे आर्यन को चुनाव मैदान में उतारा है। उधर भाजपा के पूर्व विधायक सुखवंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारकर बबलू चौधरी को नाराज कर दिया गया, जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मना लिया। कहने को बबलू चौधरी मान गए हैं, लेकिन उनके समर्थक पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सीट आसान नहीं है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को प्रत्याशी बनाया है। देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दोनों पार्टियों की नाक में दम कर रखा है। नरेश मीणा कभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पक्के भक्त हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ है। पायलट का नजदीकी होने के बावजूद कांग्रेस ने अभी तक नरेश मीणा को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। इससे नाराज होकर नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े। सलूंबर सीट पर कांग्रेस ने रेशमा मीणा और भाजपा ने शांता अमृतलाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए स्वर्गीय अमृतलाल मीणा की पत्नी को टिकट दिया ताकि उनकी सीट पर कब्जा बरकरार रहे, लेकिन बीएपी यहां सेंध लगाने की तैयारी में है। चूंकि उदयपुर में आदिवासी समुदाय का बड़ा वोट बैंक है, बीएपी ने जितेश कुमार कटारा को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला होना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बागी किसका खेल बिगाड़ते हैं और किसका खेल बनाते हैं। न्यूज 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार धर्मांतरण कानून लाने पर विचार कर रही है, और जिसके लिए विधि विभाग विचार विमर्श की बात कर रहा है। और कानून मंत्री जोगाराम पटेल का साफ कहना है कि दबाव में या फिर लालच में धर्मांतरण कराना पूरी तरह गलत है और सरकार इसके खिलाफ है। भजनलाल सरकार लाएगी धर्मांतरण पर कानून। अब धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन कराना होगा गुनाह। क्या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू धर्मांतरण कानून अब राजस्थान में भी लागू होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसी चर्चा है कि सरकार जल्द ही धर्मांतरण पर कानून ला सकती है। ऐसी भी चर्चा है कि विधि विभाग बिल के मसौदे पर काम कर रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में भजनलाल सरकार इस पर कानून ला सकती है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ने जब कानून मंत्री जोगाराम पटेल से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार धर्मांतरण पर कानून लाएगी। मैं इस स्टेज से इतना ही कहूंगा कि हमारा विचार विमर्श चल रहा है, इसीलिए ड्राफ्ट बनना, दूसरी बातें जो है वो अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आवश्यकता हुई और कानून सम्मत जो भी निर्णय लेने में सरकार नहीं हिचकाएगी, निर्णय लेगी। चाहे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो कानून भी बनाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा मतांतरण संबंधी कानून लाने का जो निर्णय लिया गया है वह स्वागत योग्य है। कारण कि भारत के संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य होने का दर्जा दिया गया है। पंथ निरपेक्ष से आशय है कि भारत की भूमि पर सभी पंथों को अपना अपना पंथ प्रचार करने का पूर्ण अधिकार व स्वतंत्रता है। सूत्रों की माने तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए जाने वाले कानून में सरकार कड़े प्रावधान कर सकती है। इसमें लालच या जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों या इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ जुर्माना और जेल का प्रावधान हो सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि सरकार इसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर सकती है। न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने धर्मांतरण के मसले को गंभीर मुद्दा बताया है। आदमी की स्वतंत्रता है कि वो जो जिस धर्म को चाहे उसको अपनावे, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है
कि उसको गलत लालच दे करके, लोभ दे करके उसकी अनपढ़ता का, या हमारे आदिवासी एरिया में रहने वाले जो भोले भाले लोग हैं उनको प्रलोभित कर यानी किसी तरीकों से धर्मांतरण करवाए, उस धर्मांतर के हम विरुद्ध हैं। और हमारा प्रयास है कि ऐसे इच्छा के विरुद्ध, लोभ और लालच से या अन्य किसी तरीके से धर्मांतर नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वो किस धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहता है या उसका लाइफ पार्टनर कौन होगा, ये कोई निजी व्यक्ति तय करेगा। ये एक व्यक्ति खुद तय कर सकता है, ना कि कोई सरकार तय करेगी। किस व्यक्ति को कौन सी आस्था रखनी है, कौन सा धर्म रखना है, ये भी सरकार तय नहीं कर सकती। एक व्यक्ति निजी तौर पर तय करता है कि उसका धर्म क्या होगा। तो राजस्थान सरकार का ये जो फैसला है, जोगराम पटेल जी का जो बयान है, भारतीय संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है। AIMIM राजस्थान इसका विरोध करती है और अगर इस कानून को लाया गया तो सड़कों से लेकर न्यायालय तक AIMIM राजस्थान इसका विरोध करेगी और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण पर कानून बना है और क्या सजा का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2023 तक देश भर में 10 राज्यों में जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में ये कानून है। सबसे पहले उड़ीसा में धर्मांतरण का कानून बनाया गया था। उड़ीसा में 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना SC/ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश में 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गुजरात में 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना। नाबालिग लड़की होने पर 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना है। उत्तराखंड में 10 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना। पीड़ित को भी मुआवजा देने का प्रावधान। जबरन सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना। SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा। इससे पहले प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान साल 2006 और 2008 में धर्म स्वतंत्र बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते ये बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया। ऐसे में एक बार फिर सुगबुगाहट है कि सरकार धर्मांतरण पर कानून लाने की तैयारी में है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार कब तक धर्मांतरण कानून पर पूरी तरह अपना रुख साफ करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जयपुर में मौसमी बीमारियों का हाल बेहाल है। डेंगू की अगर हम बात करें तो अब तक पूरे प्रदेश में 10,709 केस सामने आ चुके हैं। वही मलेरिया के 1,677 और चिकनगुनिया के 601 केस, जबकि स्क्रब टाइफस भी पैर पसार रहा है। अब तक उसके केसेस 3,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो प्रदेश में मौसमी बीमारियों का हाल आप जान लीजिए। सबसे ज्यादा अगर केसेस आए हैं तो वो डेंगू के हैं, 10,000 के पार केसेस पहुंच चुके हैं डेंगू के। मलेरिया के भी 1,677 केसेस अब तक सामने आए। बहुत जरूरी है कि आपको इस समय जब मौसम परिवर्तित हो रहा है तो अपना खास ख्याल रखना है, खासकर अपने आसपास सफाई रखनी है, क्योंकि अगर आपके आसपास पानी जमेगा, गंदगी रहेगी तो डेंगू का ये मच्छर बहुत तेजी के साथ पनपता है। और अब बात प्रदूषण की कर देते हैं और आपके बताते हैं शहर का क्या हाल है, कितना AQI का स्तर है। श्रीगंगानगर की बात अगर करें तो हवा दमघोटू हो चुकी है। श्रीगंगानगर में 375 के पार पहुंच चुका है AQI। लगातार 2 दिन से 350 के पार ये AQI है। जहरीले पॉल्यूशन से बढ़ने लगी है परेशानी, खासकर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की शिकायतें। AQI बढ़ने से श्रीगंगानगर की आबो हवा जहरीली हो चली है। बीकानेर के भी हालात कुछ खास नहीं है प्रदूषण के मामले में, लेकिन अगर सबसे ज्यादा AQI का स्तर दर्ज किया गया है तो वो है श्रीगंगानगर, चूंकि पंजाब से सटा हुआ है, पंजाब में पराली है और उसकी जो हवा का दिशा है वो श्रीगंगानगर की तरफ बढ़ता है, लिहाजा वहां पर हवा बेहद जहरीली हो चुकी है।
एक और जहां हनुमानगढ़